नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी हैं। आप विधायक जी हैं और आप जो मंत्री भी रहे हैं। आज इनसे हम प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनावी मुद्दों पर ढेर सारी बातचीत। गर्ग साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जो सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि व्यापारी वर्ग जो है वो भाजपा का परंपरागत वोटर है। अब आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, व्यापारियों का रुझान किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ हो रहा है या क्या आप उनको कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि व्यापारियों के प्रति जो केंद्र में 7 साल और प्रदेश में लगभग 4.5 पौने 5 साल जो सरकार के भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, उसमें व्यापारियों के प्रति उनका रवैया बहुत संवेदनहीन है। और जब हम व्यापारियों की बात करते हैं तो हम व्यापारियों की बात में रेडी, खोमचे और पटरी वालों को भी व्यापारी समझते हैं, जो छोटी पूंजी लगाकर अपने परिवार का संचालन करता है। परंतु उसी के साथ साथ जो सुपर रिच है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो व्यापारी नहीं है, वो एक अलग कल्चर के साथ डेवलप। मतलब आप उनको नहीं जोड़ने की कोशिश करते? समाजवादी पार्टी में तो पहले मुकेश अंबानी को सांसद बनाया था, तो अनिल अंबानी को। पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो तब तो कोई कंपनी नहीं थी। अभी मुलायम सिंह अब हिंदुस्तान आजाद होने से पहले कोई, मुलायम सिंह को बहुत दिन नहीं हुआ नेताजी। अच्छा, मतलब कॉर्पोरेट इस समय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और मैं उस आधार पर जो आपने सवाल किया उसके आधार पर ये कह रहा हूँ कि समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों को कैटेगराइज करती है इस रूप में कि एक सुपर रिच है जो समाजवादी दृष्टिकोण के तहत। इस तरह कितने कैटेगरी बना रखे हैं आपने? हमने 3 कैटेगरी बना रखी है, एक सुपर रिच हो गया और एक व्यापारी समुदाय और एक निम्न छोटी पूंजी लगाकर काम करने वाला व्यापारी। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है कि वो सुपर रिच कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ है, उनका आम व्यापारियों के प्रति रवैया बहुत संवेदनहीन है। और ये ऐतिहासिक रूप से प्रूव हुआ है और उस बात से व्यापारी अपने आप को बहुत आहत महसूस कर रहा है। पहले 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लगी। नोटबंदी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फेक करेंसी खत्म कर देंगे, इसलिए हम लाए, 2 महीने हमारा साथ दो, हम काला धन खत्म कर देंगे और हम आतंकवाद खत्म कर देंगे। लोगों ने उस बात के लिए स्वागत किया, लोग लाइन में लग गए, लगभग 125 लोग शहीद हुए लाइन में लगे। परंतु संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यहाँ तक चली गई कि उस सब के बाद भी लोगों ने जब ये सवाल करने की बात की कि कितने पुराने नोट बदले गए, पुराने नोट बदलने के बताने में केंद्र सरकार को 2 साल लगे और 2 साल बाद बताया कि 99.03% नोट बदले गए। सर, मैं व्यापारियों की समस्याओं पर सवाल करूंगा। दूसरा मेरा यही सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल जो है जातिगत जिस तरीके से राजनीति चलती है, छोटे व्यापारी में तो हर जात के लोग होते हैं। व्यापारी का मतलब किसी जात वर्ग से लेते हैं या सारे जो है व्यवसाय करने वाले आपको व्यापारी दिखते हैं? देखिए, मैं तो मनुस्मृति के हिसाब से कर्म के आधार पर काम करने वाले व्यापारी को व्यापारी समझता हूँ। जो पूंजी लगाकर व्यापार कर रहा है वो व्यापारी, और वो व्यापारी इस समय आहत है। मैं उसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा था कि जब नोटबंदी लगी तो नोटबंदी के बाद छोटे मध्यम श्रेणी के न जाने कितने कल कारखाने बंद हो गए। छोटी पूंजी वाला आहत हुआ और उसका भी कारोबार बंद हुआ और उससे उस बात का नुकसान हुआ। अभी वो उससे उभर भी नहीं पाया था। उभरने उससे पहले ही जीएसटी लगा दिया गया और 30 जून 2017 को पार्लियामेंट को खोलकर ऐसा दिखाया गया उत्सव के रूप में, इवेंट के रूप में, कि जैसे कि हिंदुस्तान आज ही आजाद हुआ और वन टैक्स वन नेशन के नाम पे सिंपल गुड्स टैक्स जीएसटी को आयत करने की कोशिश की गई। जीएसटी से तो फायदे भी हैं। जीएसटी से जो फायदे हुए वो फिर दोबारा उन्हीं सुपर रिच या रिच लोग कंपनीज को या उन कारोबारियों को, जितना भी छोटा मध्यम श्रेणी का कारोबारी है, उसे फिर दोबारा महीने में 3 किस तरह से जीएसटी वो करेगा। जहां नेट नहीं है वहां किस तरह से ई-वे बिल जारी करेगा। जो गांव में काम करने वाला है, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का ई-वे बिल है तो कैसे जारी करेगा? 50,000 रुपए से कम का बिल काट कर ट्रांसपोर्ट तक भेज रहा है अगर व्यापारी, तो उसे भी रास्ते में टोक कर आप खोल कर दिखाओ, ये तो 50,000 का नहीं है, 50,000 से ज्यादा का है, उसका शोषण किया जा रहा है। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि जीएसटी के बाद लोगों का दोहन हुआ। लोग कंप्यूटर कंपेटेबल आदमी को वो करें, पहले तो अंग्रेज, फिर उसके बाद रोजगार बढ़ गया ना, उसके बाद 3 साल की रिटर्न करें। और उसमें भी जो डिजिटलाइजेशन का अहम भरने वाली सरकार है, वो उसके पोर्टल को मेंटेन नहीं कर पा रही। जीएसटी का रिटर्न भरना है, पता चला जीएसटी का पोर्टल काम नहीं कर रहा, वो डाउन हो गया है। अब जीएसटी का पोर्टल डाउन हो गया और 2 दिन लेट हो गया, 10 दिन लेट हो गए। ये तो लंबा व्याख्या हो जाएगा। आज समाजवादी पार्टी के लंबा नहीं है, मेरा कहना यह है कि जीएसटी की वजह से भी व्यापारी को कुठाराघात। नोटबंदी और जीएसटी
और ये उसके दो बाद वजह से- उसके बाद लॉकडाउन, ये तो अनियंत्रित सर- लॉकडाउन। सर इन दो वजहों से क्या आपको लगता है कि व्यापारी वर्ग जो है भाजपा को छोड़ के सपा को वोट करेगा? देखिए, संजय गर्ग मैं- कितना सफल हो रहे हैं? मैं आपको इसी बारे में आपको देखिए, एक के बाद एक कड़ी मैंने कहा, वर्तमान सरकार की व्यापारियों के प्रति नीति संवेदनहीन है। जियो नोटबंदी कोई राहत नहीं, जीएसटी कोई राहत नहीं, ब्लैक मनी खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, फेक करेंसी खत्म नहीं हुई। फेक करेंसी का रिकॉर्ड बन गया, भारतीय जनता पार्टी सुपर रिच पार्टी बन गई। अगर पुलवामा ना होता तो एशिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी के रूप में आपके सामने आता। अच्छा सर, और आज उसके बाद में कोरोना का जो अनियंत्रित लॉकडाउन का 22 मार्च 2021 से जो शुरू हुआ खेल 2020 से, और उसके बाद हमारी आपकी तमाम पुरखों ने कभी उन्होंने लॉकडाउन नहीं देखा। लॉकडाउन में 2 महीने तक लोग सोच रहे 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीने ये तो लॉकडाउन महामारी में जरूरी था। महामारी में जरूरी था, तो हमने इसी बात को विधानसभा में उठाया योगी जी से। भाई व्यापारी की तो कोई गलती नहीं, लॉकडाउन आपने लगाया, व्यापारी व्यापार नहीं कर सका। तो जो बिजली का बिल अगर उसने 10 किलोवाट 50 किलोवाट 100 किलोवाट 125 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा, तो उसके जो मिनिमम फिक्स चार्जेस है वो आप माफ कर दो। तो वही मेरा सवाल यही है कि आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप व्यापारियों की मुख्य समस्या क्या देखते हैं प्रदेश में? देखिए, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पूरे कोरोना काल में व्यापारी ने खाद्य सामग्री जान पे खेलकर खाद्य सामग्री सप्लाई की, दवाई सप्लाई की, परंतु वर्तमान सरकार ने उसे फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना, उसका प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन नहीं कराया। न जाने कितने लोग कोरोना की वजह से शहीद हो गए। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज केंद्रीय वित्त मंत्री ने जारी किया, उसमें से 1 पैसा डिस्पर्सल करने का काम बैंक ने नहीं किया। हम दावे के साथ आपसे कहते हैं, आप व्यापारियों को नहीं मिला क्या? नहीं मिला। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि 20 लाख करोड़ रुपए में कितना पैसा बैंकों ने डिस्पर्स किया। बैंक तो अभी भी गारंटी मांगता तो है पुराने रोजगार को दोबारा चालू करने पुराना रोजगार को दोबारा चालू करने के लिए किसे दिया? और इतना ही नहीं, बल्कि 1.5 करोड़ खाते एनपीए में जाने की तैयारी में है, क्योंकि लोग लोगों का व्यापार कम हो गया और लोग अपनी किस्त नहीं दे रहे। आप जो है सदन के मेंबर भी विधानसभा के, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 20 लाख करोड़ रुपया अगर जारी हुआ तो क्या आप मानते हैं किसी को नहीं मिला? 20 लाख करोड़ रुपए जारी नहीं हुआ, 20 लाख करोड़ रुपए छदम आधार पे योजनाएं जारी कर दी गई और बैंक को कह दिया गया, और बैंक ने दिया नहीं, क्योंकि बैंक बिना गारंटी के दे ही नहीं रहा किसी को। चलिए, उन्होंने कहा कि विदाउट गारंटी आप देंगे व्यापार को चलाने के लिए। मैं राजनीति पर भी थोड़ा सा बात करूं। 2022 में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस आधार पर आएगी? ध्रुवीकरण पर राजनीति होगी कि या मुद्दों के आधार पे? जैसा कि अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र विचारों का मेला है और हम आखिरी पायदान पर बैठे हुए इंसान के चेहरे पर खुशहाली चाहते हैं। तो हमारा मानना है कि जो महंगाई से जो चरम सीमा पर है और बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, यानी एनएसएसओ के द्वारा दिए जाने वाले आंकड़े भी बंद कर दिए केंद्र सरकार ने देने, और ये तमाम चीजें नोटबंदी के बाद से हुई और लॉकडाउन। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण की बातें अब चालू होने लगी है राजनीति में, ये समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? हमारा कहना है कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति हमारा कहना है कि ध्रुवीकरण के आधार पर हम लोगों को बंटने नहीं देंगे। लोगों की पहली समस्या पेट है। अगर दिमाग और दिल है, ये दिल से की भावनाओं के आधार पर वोट लेना चाहते हैं और चोट पेट पर लगी है, तो इंसान को पहले पेट भरना की जरूरत है, उसके बाद वो इनकी उसमें झूठे ट्रॉलर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल, ये पिछले 2 पार्लियामेंट के चुनाव में और 1 असेंबली के चुनाव में हो चुका। अब आने वाले चुनाव में लोग उस बहकावे में आने वाले नहीं है। सर ये बताइए, ओवैसी आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी जो है सभी लोगों को ले रहे हैं अपनी पार्टी। अभी अतीक अहमद को ले लिया, उन्होंने मुख्तार अंसारी को कहा हमारे साथ आ जाइए। इससे जो है अल्पसंख्यक राजनीति पर क्या सपा के असर नहीं पड़ेगा? प्रदेश में 2 चुनाव हुए हिंदुस्तान में, एक बिहार का और एक बंगाल का। बंगाल के चुनाव में भी ओवैसी जी थे, परंतु वो बिहार में तो खेला कर दिया था उन्होंने। अरे तो उसके बाद हुआ ना बंगाल का। इंसान तो हर एक स्टेप पे सीखता है ना। तो बंगाल ने क्या उदाहरण पेश किया? कोई प्रधानमंत्री 17 बार नहीं गया, 70 साल में कोई प्रधानमंत्री प्रदेश के चुनाव में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं गया, परंतु छदम आधार पे झूठा प्रचार कर झूठे हमले दिखाकर जिस तरह से बंगाल को घेरने की कोशिश करने का काम किया गया, उसके बाद भी वहां भी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, पर वहां कितना ध्रुवीकरण वहां फेल हो गए, वहां मुंह फिर गया कमर की तरफ। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी? बिल्कुल बंगाल के अंदाज पे। एक चीज और बताइए,
अब आपकी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, अभी पिछली बार भी गठबंधन किया था, अच्छा अनुभव रहा सबको। मेरा ये कहने का मतलब है कि गठबंधन मजबूरी में कर रहे हैं या फिर जो है गठबंधन करके बाहरी नेताओं को टिकट दे करके बीजेपी के रास्ते पर चल रही है? नहीं नहीं, देखिए बीजेपी ने बड़ी काबिलियत से पिछली बार सोशल इंजीनियरिंग की थी, हम उस बात को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहते। और फिर दोबारा जो अपने अपने समुदायों के नेता हैं और उनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, हमारा अनुभव भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन का अच्छा नहीं रहा। मतलब कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, छोटी पार्टियों से होगा। छोटी पार्टियों से गठबंधन होगा, अभी तक यही हमारे राष्ट्रीय। अच्छा एक चीज और बताइए नेताजी, अच्छा है पूरे प्रदेश में एक एक विधानसभा से 20-20 दावेदार हैं और टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा, ऐसी कंडीशन में समाजवादी पार्टी में चुनाव के समय गुटबंदी नहीं होगी? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा विधायकों की सीट काटने जा रही है। ये आप कैसे दावे से सवाल आप उनसे पूछोगे वहाँ का इस बात वो भाजपा वाले आ जाएंगे नहीं होगी। नहीं, भाजपा वाले समाजवादी पार्टी बहुत अनुशासित और वैचारिक आधार पर। भाजपा के जो विधायकों का टिकट कटेगा समाजवादी पार्टी उनको नहीं लेगी, 2 लोगों को तो ले चुकी बसपा के। हम किसी के लिए हमारा दरवाजा बंद नहीं है, तो उनको टिकट दे देंगे तो आपको बोलने के नहीं, वोट तो वही है जो 18 साल पहले बने हुए। अखिलेश जी मतलब जो भाजपा से आएंगे विधायक उनको टिकट दे देंगे? किसे टिकट देंगे किसे नहीं, ना तो अभी टिकट देने का समय है और ना ही टिकट देना ना देने का मौका है, परंतु इस समय अपना परिवार बढ़ाने का और अपनी विचार को बढ़ाने का। कोई अगर अपना विचार बदलकर हमारे विचार से सहमत है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। आप व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने व्यापारी वर्ग से कितने टिकट की मांग की है या व्यापारी वर्ग से कितने लोगों को टिकट देना चाहिए? समाजवादी पार्टी व्यापारियों को राजनीति में बराबरी की सहभागिता देगी, इस बात के लिए निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है और व्यापारियों को हमेशा से सम्मान अगर देने का काम किया हुआ है तो समाजवादी पार्टी में माना जाए कि प्रयागराज से दुर्गा प्रसाद गुप्ता को टिकट मिलेगा सर? नहीं, समाजवादी व्यापार सभा पूरी तरह कोशिश करेगी इस बात। अच्छा चलिए, हमारा ये कहना है कि 2022 में किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? 2022 में जो चुनाव के मुद्दे बहुत साफ हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि चरम सीमा पे महंगाई है, लोगों की आमदनी कम हुई है और खर्चा बढ़ा है, लोगों का बैंक बैलेंस कम हुआ है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की करोड़ों में संख्या बढ़ी है, स्लैब नीचे चला गया और इस आधार पर लोग अपने परिवार का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, ये एक मुख्य मुद्दा रहेगा। दूसरा, पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का इस समय चरम सीमा पर है, तो नौजवान उस बात से प्रताड़ित है और उन तमाम चीजों के अलावा विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कोई नहीं किए। केवल उत्तर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा पहली समाजवादी पार्टी की सरकार में जो किए गए काम थे या जो अधूरे काम थे, उन्हीं पे केवल पत्थर लगाने का काम या उनके योजनाओं को नाम बदलने कर ही उन्होंने विकास को आप लोग मुद्दा बनाएंगे। नेताजी एक चीज और बताइए, व्यापारियों से संबंधित कौन कौन से ऐसे मुद्दे समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में जारी करेगी, क्योंकि घोषणा पत्र जारी करती है आपके पास? देखिए, हमारा बहुत साफगोई के साथ एक जो दुष्प्रचार हमारी पार्टी के लिए किया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो लूट अपहरण और छिनैती डकैती के मामले हैं, वो कोई कम नहीं है। हम जब ये मामला उठाते हैं तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि पब्लिक में परसेप्शन ये है कि हमारा कानून व्यवस्था बहुत सही है, जबकि कानून व्यवस्था को सही लाने की जो श्रेष्ठतम प्रणाली है डायल 100 दुनिया से, उसे लाने का काम अखिलेश जी ने किया, जिसका रेस्पॉन्स टाइम मात्र 6-7 मिनट था। हम ये गारंटी देंगे कि अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से व्यापारी हेल्पलाइन चलाई जाएगी, अलग से व्यापारियों की डेटा लाइन बनेगी और 5 मिनट के अंदर रेस्पॉन्स टाइम होगा, पूरे प्रदेश के किसी भी कोने में उसका कंट्रोल। व्यापारी हेल्पलाइन के लिए जो है ये मुद्दा उसमें डाला जाएगा, व्यापारियों के लिए हेल्पलाइन बनेगी। उस हेल्पलाइन में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी या उस हेल्पलाइन में कोई भी व्यापारी पूरे प्रदेश के किसी भी कोने में उत्पीड़ित होगा और वो अगर फोन करेगा तो 5 मिनट के अंदर उसे सुरक्षा मिलेगी और उसकी गारंटी होगी। और उसकी अभी आप अपराध पर बात कर रहे थे, यूपी सरकार का तो कहना है कि अपराधी या तो जेल में है तो उनका एनकाउंटर हो चुका है, अपराध हो ही नहीं रहे हैं। किस बेस पे कह रहे हैं? सपा में तो कहते हैं ज्यादा अपराध थे। नहीं, उनके कहने से क्या है, वो तो तमाम झूठ बोल रहे हैं। तो लोगों से पूछो आपकी अपराध बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। इलाहाबाद में कितने अपराध बढ़े, इलाहाबाद जनपद में मंडल में, आप उससे आकलन करें। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की दोनों जगह की स्थिति की तुलना करें तो समाजवादी पार्टी कहाँ कमजोर है, कहाँ? देखिए, समाजवादी पार्टी का सब जगह बहुत सम्मान के साथ उत्साहित होकर कार्यकर्ता लगा हुआ है।
और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 2022 में क्या उम्मीद है? 2022 में हम 400 के करीब सीट लाकर माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये हाइपोथेटिकल नहीं है? नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है। ये जिस आत्मविश्वास के साथ अमित शाह साहब बंगाल में कह रहे थे, और फिर कितनी सीटें आई उनकी, तो मैं तो बिल्कुल कैलकुलेशन के आधार पर कह रहा हूं। कितने उप मुख्यमंत्री बनाएगी समाजवादी पार्टी? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछने वाला बैस वर्ग से भी बनेगा कोई? ये अभी हम आप लोगों को तो देना चाहिए। ये कोई मकसद नहीं है। और ये आप अगली बार मैं संजय गर्ग का इंटरव्यू है जो उप मुख्यमंत्री लूंगा। नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है ये। अच्छा। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि आप आए हैं प्रयागराज में, आपका सम्मेलन भी कल होने वाला है, क्या प्रयागराज की जनता श्योर हो कि प्रयागराज से एक व्यापारी को टिकट जरूर मिलेगा? नहीं, ये लोगों की, हमारी भी व्यापार सभा की भी ये मांग रहेगी कि व्यापारी को यहाँ से प्रतिनिधि मिले। अच्छा, एक बात और बताइए, समाजवादी पार्टी अपनी लाइन क्यों नहीं ड्रा कर पाती है? भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर ही वो लोग बैटिंग करते हैं। क्या इससे जो नहीं लगता कि जो है भाजपा की ही जो है ज्यादा? देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं, हमारी अपनी लाइन है। बेरोजगारी, भूखमरी, कंगाली, गरीबी के खिलाफ हमने इस बात की घोषणा की है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेंगे। हमने कहा है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। यानी अभी तक नकल जो है वो बीजेपी कर रही थी, अब सपा भी अपना वो आम आदमी पार्टी की नकल करने लगी। नहीं, नकल की क्या बात है? ये तो अपनी योजना हमने बताई थी, नकल की क्या रखा? उन्होंने भी बिजली फ्री किया, उन्होंने करी होगी। हम यूपी में करेंगे। हमने बिजली के जो संसाधन बढ़ाए, बिजली को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। 1 किलोवाट बिजली के उत्पादन का साधन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बढ़ाया। पूरे हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है। तो हम काम हम तो नकल नहीं कर रहे। हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं बिजली के मामले में। जितने कारखाने बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के पिछले 5 साल में अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में लगे, उसमें 1 किलोवाट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। बाहर से खरीद कर बिजली सप्लाई कर रहे हैं बीजेपी के लोग, और सबसे महंगी बिजली है उत्तर प्रदेश में। अच्छा सर, आज राजनीति में बाहुबल और धनबल को और आप किस तरह देखते हैं? जबकि मुख्तार अंसारी जब बसपा ने टिकट उनका काटा, उनके भाई सपा में शामिल हुए और दावा किया जा रहा है उनका लड़का भी सपा में जा रहा है। एक बार अखिलेश यादव तमाम अपराधियों को, तमाम बाहुबलियों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं और फिर स्वीकार कर रहे हैं। ये कौन सी मजबूरी है? नहीं, मुख्तार अंसारी और उनके भाई का चरित्र एकदम विपरीत है। अच्छा। और आप इसे बिल्कुल, अखिलेश यादव जी के दिमाग में और उनके उसमें कोई भी बाहुबली या उसे सपोर्ट लेना या उसे मदद करने का कोई एजेंडा नहीं। चलिए, प्रयागराज की धरती से आप जो है प्रदेश की व्यापारियों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी ये मांग है कि भावनाओं के आधार पर बहकर नहीं, बल्कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो इंसानी निजामत की वजह से हैं, उसमें उस वोट देने का जो शऊर है वो हम अपने अंदर लाने का काम करें। और वास्तव में जो निर्णय सरकारी निर्णयों की वजह से जो बदहाली समाज की हुई है, वो चाहे गुर्बत की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे अमीरी और गरीबी का खाई बढ़ने की हो, उन तमाम चीज़ों के लिए समाजवादी पार्टी को लोग एकजुट होकर सपोर्ट करने का काम करें। आज किसान जिस तरह से परेशान है, और किसान और व्यापारी का भी दामन चोली का साथ है, तो मैं समझता हूं कि छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान और व्यापारी ये सब मिलकर एकजुट होकर इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, और यही अपील हम प्रयागराज की धरती से करना चाहते हैं। चलिए, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश व्यापार सभा के अध्यक्ष संजय गर्ग जी थे। संजय गर्ग जी ने कहा कि आगे भी जो है 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और किसी को भावनाओं में ना बहकर जो है उचित फैसला लेना चाहिए। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।